आओ बच्चों। बेटा आज का टॉपिक का नाम है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखेंगे ये। और बहुत ही अच्छा टॉपिक भी है, इसमें से क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं। कंसिडरेशन का मतलब हमने क्या सीखा था, कुछ याद है? समथिंग इन रिटर्न, मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, या फिर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एक इंसान जब कुछ खरीदने जाता है तो वही इच्छा लेके जाता है कि मैं उसको पैसे दूंगा और सामने वाला व्यक्ति मुझे सामान दे देगा, मतलब समथिंग इन रिटर्न। क्लियर? इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कंसिडरेशन इज consideration is one of the essential elements of valid contract। ये तो बात हमें पता ही है। जो कंसिडरेशन है सबसे एक जरूरी एलिमेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो वो एग्रीमेंट ही नहीं बनेगा, और एग्रीमेंट नहीं बनेगा तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनेगा। कह रहा सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन, कह रहा अगर हम इसके एक्सेप्शन को देखें, एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। कह रहा अगर हम एक एग्रीमेंट बिना किसी कंसिडरेशन से बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है? वॉइड कहलाता है, जिसका नाम क्या है? दैट इज नूडम पैक्टम, मतलब नूड कॉन्ट्रैक्ट। इसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। ये नूडम पैक्टम इज अ क्या है? टेक्निकल वर्ड है। ठीक है, तो क्या बोला गया? हमने बोला जो कंसिडरेशन है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। लेकिन अगर इसके हम एक्सेप्शन की बात करें, थोड़ी सी बात को सोचे कि कोई भी एग्रीमेंट बिना कंसिडरेशन के बनने से तो वॉइड कहलाएगा, मतलब वो नूड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, इज वॉइड। कंसिडरेशन इन अ टेक्निकल टर्म यूज्ड इन द सेंस ऑफ क्विड प्रो क्वो। कह रहे हैं इसका टेक्निकल टर्म क्या है? क्विड प्रो क्वो है। इसका मतलब क्या? समथिंग इन रिटर्न। कह रहा है जब एक पार्टी एग्रीमेंट करती है, कुछ काम करने का वादा करती है, तो उसको वापसी में कुछ ना कुछ मिलता ही है। व्हेन अ पार्टी टू गेट एग्रीमेंट प्रॉमिस टू डू समथिंग, ही मस्ट गेट समथिंग इन रिटर्न। मैंने तुम्हें बोला भैया टेस्ट दो, तुम क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे, तो मतलब कुछ ना कुछ तुम्हें भी हासिल होगा, कुछ ना कुछ मुझे भी हासिल होगा। ये जो समथिंग मतलब क्या है? समथिंग, दिस समथिंग इज डिफाइंड एज कंसिडरेशन। इसी समथिंग का मतलब क्या है? कंसिडरेशन। कह रहा अगर हम पॉलक की वर्ड्स में बोले, पॉलक एक ऑथर था जिसने क्या बोला? कंसिडरेशन एक वो रुपया है, कंसिडरेशन द प्राइस फॉर विच प्रॉमिस ऑफ द अदर इज बॉट। मतलब कंसिडरेशन से हम दूसरे के वादे को खरीद सकते हैं, एंड द प्रॉमिस दस गिवन फॉर वैल्यूएबल एंड फोर्सेबल। वो जो वादा खरीदते हैं वो वादा बहुत ही बहुमूल्य होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, ए एग्रीज टू सेल हिज कार टू बी। ए ने गाड़ी बेची किसको? बी, 50,000 रुपए में। कार जो है कंसिडरेशन है ए के लिए। बेटा मेरी आवाज सबको आ रही है? देखो बेटा, कह रहा है ए एग्रीज टू सेल हिज कार टू बी फॉर रुपीज 50,000। ए ने बोला बी को वो गाड़ी बेचना था 50,000 रुपए की। तो कार इज अ कंसिडरेशन। कार कंसिडरेशन किसके लिए है? यहाँ एक लाइन में प्रिंट होगी, कार इज द कंसिडरेशन फॉर बी and 50,000 is the consideration for A। क्लियर बच्चों? देव प्रिया यहां तक बात समझ आ गई? आगे बढ़ेंगे हम। तो कंसिडरेशन की डेफिनेशन क्या है, ध्यान से सुनना इसको। कह रहा है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, मतलब जिसने ऑफर किया। एक मिनट। कह रहा है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। प्रोमिसर कौन? जिसने ऑफर किया। एंड प्रोमिसर द प्रोमिसी, प्रोमिसी मतलब जिसने, जिसको ऑफर किया, जिसको ऑफर किया, या फिर कोई तीसरा पर्सन।
थर्ड पर्सन। देखो पॉइंट समझना है यहाँ पर। कह रहा है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, कह रहा है चाहे वो जिसने ऑफर किया उसकी इच्छा के अनुसार, जिसको ऑफर किया उसकी इच्छा के अनुसार, या किसी तीसरे बंदे की इच्छा के अनुसार उस काम को करने या फिर मना करने के लिए। हैज डन और अब्सटेंड फ्रॉम डूइंग, मतलब उसने काम को करने से मना कर दिया था या कर दिया था, दैट इज फॉर पास्ट। और डज और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, अभी करेगा मतलब अभी किया या फिर मना किया, दैट इज प्रेजेंट। और प्रोमिसेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, काम करेगा या काम नहीं करेगा, दैट इज फॉर फ्यूचर। इज समथिंग, समथिंग का मतलब क्या था, वो कंसिडरेशन, उस काम को करने के लिए या फिर मना करने के लिए या वादा करने के लिए, इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर प्रॉमिस। कुछ डेफिनेशन को समझे कि नहीं समझे। कह रहा है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, चाहे जिसको ऑफर, जिसने ऑफर किया हो, जिसको ऑफर किया हो, या वो तीसरे बंदे को उस काम को करने से मना कर दिया था या काम को कर दिया था, या काम को किया या मना किया, या फिर काम को करेगा या मना करेगा उस काम को, उस पूरे को क्या बोलेंगे, कंसिडरेशन बोलेंगे। समझ आई डेफिनेशन। Yes. That is section 2 subsection D. Next, legal rules as to consideration. Legal rules क्या एक consideration के लिए, there are some legal rules. First, move at the desire of the promiser. बेटा देख रहे हो, must move मतलब पहले जो हक होता है पैसे का किसका होता है, ऑफरर का। जिसने ऑफर दिया उसका तो अधिकार है ही है, जिसने ऑफर दिया उसके लिए तो है ही है। जिसने ऑफर दिया वो तो पहला व्यक्ति है ही है कि वो जो बोलेगा वही पैसे देने पड़ेंगे। कह रहे हैं मे मूव, मे मतलब इनके कहने पे भी हो सकता है। किनके कहने पे, प्रॉमिसी या फिर कोई तीसरे बंदे के कहने। दो लीगल रूल्स मिल गए। तीसरा लीगल रूल्स, उस काम को करने के लिए, मना करने के लिए, या प्रॉमिस को वापस करने के लिए, या फॉरबेरेंस के लिए, मतलब कि वो काम कर ही नहीं सकता। कह रहा है इट में बी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, तीनों के लिए। कह रहा है जरूरी नहीं कि एडुकेट हो, नॉट भी एडुकेट भी चल सकता है। एडुकेट का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने तेरे को गाड़ी बेचना चाहता हूँ लेकिन सर मुझे 5 रुपए दे देना उस गाड़ी के बदले, तो मुझे बता किसी भी कार के लिए 5 रुपए एडिक्वेट मनी है। किसी भी कार के लिए 5 रुपए एडिक्वेट मनी है, नहीं है। नहीं है। क्योंकि भैया गाड़ी 1, 1.5, 2, 3, 4 लाख क्या तुम 5 रुपए मांग रहे हो, तो हमने कहा जरूरी नहीं भैया 5 में दे रहे, कोई दिक्कत। कह रहा इट मस्ट बी रियल, कह रहा वो रियल होना चाहिए। ख्यालू पलाओ ना पकाओ, ये नहीं कि सोच रहे हो, सोच वो नहीं चाहिए, हमें असलियत में पैसा चाहिए। इट मस्ट बी समथिंग विच द प्रोमिसर इज नॉट ऑलरेडी बाउंड टू डू। कह रहा है ये ऐसा एक्ट नहीं होना चाहिए जहां पर प्रोमिसर पहले से ही बंधा हुआ है, ऐसा एक्ट ना हो, नया कुछ हो। कह रहा है ये इलीगल, इमोरल, ऑपोजिट पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। दीज आर द लीगल रूल्स रिगार्डिंग कंसिडरेशन। अब इसके अंदर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने उनकी एक्सप्लेनेशन कर रखी है, उनको समझेंगे, ठीक है। पहला, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। कह रहा है एन एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग कंसिडरेशन मस्ट हैव बीन डन एट द डिजायर और रिक्वेस्ट ऑफ द प्रोमिसर। कह रहा है किसी भी काम को करवाना या फिर उसकी कंसिडरेशन जो है वो या तो जो बंदा करवा रहा है उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग हो, उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग हो, या फिर वो जो प्रॉमिस जिसको दिया जा रहा है दैट इज प्रोमिसर इज ओ, या तो प्रोमिसर की रिक्वेस्ट पर हो। कह रहा है इफ इट इज डन एट द इंस्टेंस ऑफ थर्ड पार्टी और विदाउट डिजायर ऑफ प्रोमिसर इट विल नॉट बी अ गुड कंसिडरेशन। कह रहा है अगर ये बंदा थर्ड पार्टी ने डिसाइड कर लिया या फिर बिना प्रोमिसर की रजामंदी के साथ होता है तो हम उसको अच्छी कंसिडरेशन नहीं मानेंगे।
हम उसकी कंसिडरेशन को अच्छी कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। मतलब यहाँ पर सिर्फ ये बोला गया कि सिर्फ प्रोमिसर के कहने पे ही वो एक्ट मतलब वो काम हो सकता है। एग्जाम्पल, ए सेव्स बीज गुड्स फ्रॉम द फायर विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो। मान ले बेटा प्रिया का सामान आग में जल रहा था, सृष्टि ने जाके बचा लिया, सृष्टि ने जाके बचा लिया। अब सृष्टि प्रिया को बोल रही है, देख प्रिया मैंने तेरा 3 लाख का सामान बचाया है, मुझे 50,000 रुपए दे दे। तो बता बेटा प्रिया तू देगी सृष्टि को पैसे? यस सर, दे दूंगी। क्यों देगी भाई? हेल्प करिए, क्योंकि सृष्टि ने मेरा सामान बचाया है। अच्छा जी ठीक है, दे देगी, वो तेरी मर्जी है ना। लेकिन क्या सृष्टि मांग सकती है? फॉर एग्जाम्पल प्रिया ने बोला मैं नहीं दे रही, मैंने तेरे को बोला था कि मेरे सामान को बचा, मैंने तो नहीं बोला, तूने अपने आप बचाया। तो यहाँ पर वही एग्जाम्पल है, ए सेव्स बीज गुड्स फ्रॉम द फायर विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू सो। उससे बिन पूछे सामान उसने सामान बचा लिया। तो ए जो है उससे पैसे की डिमांड नहीं कर सकता, क्योंकि जो बंदा पैसे देगा वही बंदा एग्री नहीं करता तुम्हारी बात से। समझे बेटा मेरी बात? इसीलिए बोला गया मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। क्लियर? क्लियर बेटा? यस सर। B spent some money on the improvement of a market at the desire of the collector of the district. B ने कुछ पैसा खर्च किया किस पर? मार्केट की इम्प्रूवमेंट पर। किसकी इच्छा के अनुसार? जो भी कलेक्टर है जिला का उसके अनुसार। इन कंसिडरेशन ऑफ दिस D who was using the market promised to pay some money to B। उसके कंसिडरेशन ने D जो बंदा मार्केट को इस्तेमाल करता था उसने क्या बोला कि मैं बी को वादा करता हूं कुछ पैसे दे दूंगा। डी ने बोला कि प्रॉमिस टू पे सम मनी टू बी, दे देंगे कुछ पैसे। हेल्ड द एग्रीमेंट वाज वॉइड बीइंग विदाउट कंसिडरेशन एज इट हैड नॉट मूव एट द डिजायर ऑफ द डी। कह रहा है कि ये एग्रीमेंट ही वॉइड है क्योंकि ये जब एग्रीमेंट बना बिना कंसिडरेशन के बना, और इसमें डी अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकता क्योंकि जो मेन पैसा कौन खर्च कर रहा था? बी खर्च कर रहा था। क्या बी ने तुमसे मांगा? नहीं मांगा। पॉइंट समझ रहे हो? थोड़ा थोड़ा सर, ये बेटा पूरा यहाँ टॉपिक पर कम समझ प्रोमिसर आया। कौन है? यहाँ पर प्रोमिसर कौन है? बी। बी प्रोमिसर है ना। बी है बलदेव। बलदेव 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 ने बोला सुनो सुनो मार्केट वालों, मैं क्या करूंगा तुम्हारी मार्केट को बना दूंगा बढ़िया से ये जैसे अपनी तुम मर्जी चाहते से हो। बोला। ठीक है मैं बना दूंगा। अब हुआ क्या? कंसिडर के तौर पर डी ने बोला चले हम लोग सारे मार्केट इस्तेमाल करते हैं, तेरे को पैसा दे देंगे। तो बी ने तो कोई डिमांड नहीं करी, इसलिए एग्रीमेंट वॉइड हो गया। क्योंकि कंसिडरेशन किसके अकॉर्डिंग चलेगा? प्रोमिसर के अकॉर्डिंग चलेगा। समझ आई मेरी बात? समझ आ गई मेरी बात? यस सर। तो ये केस स्टडीज है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव की। नेक्स्ट, अब प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। अब डी वाली जो कहानी यहां पर आ सकती थी, तो इस पर केस बना हुआ है चनैया वर्सेस रमैया। याद है केस? और भी पढ़ाते हैं। कह रहे इंग्लिश लॉ क्या था? कंसिडरेशन सिर्फ प्रोमिसी के सर अकॉर्डिंग मूव वॉइस होनी। ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है बेटा, सबको ही ब्रेक हो रही है, सिर्फ सृष्टि को ब्रेक हो रही है। देव बेटा मेरी आवाज आ रही है तेरे पास? प्रिया? यस सर, मुझे तो आ रही है। बेटा सृष्टि तेरा नेटवर्क सही नहीं चल रहा बेटा। अगर सबको ब्रेक होगी तो मतलब मेरा नेटवर्क में दिक्कत है। कोई नहीं, चलो बता दिए, जब भी ब्रेक होगी दोबारा बोल देंगे, ठीक है। इंग्लिश लॉ कहता
जो भी प्रोमिसी है उसके अकॉर्डिंग क्या पास होगा, कंसिडरेशन पास होगी। प्रोमिसी का मतलब अंडर इंडियन लॉ कह रहा कंसिडरेशन में मूव प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, चाहे वो कोई तीसरा बंदा भी हो तब भी चला जाएगा। मतलब इंग्लिश लॉ कहती है भैया जो बंदा ऑफर कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग चलो, लेकिन इंडियन लॉ कहता है कोई भी पैसा बता दे भाई कितना देना तब भी हम दे देंगे। ठीक है, दिस मीन्स इससे हुआ क्या, as long as there is consideration for a promise it is immaterial who was furnished it। कह रहा जब कंसिडरेशन ही जब कह रहा जब जो मर्जी बंदा कर सकता है तो अब जरूरी नहीं रहना, इमेटेरियल फैक्ट बन गया। पहले तो जरूरी होता था कि यही बंदा करेगा तो काम चलेगा, लेकिन फिर ये फैक्ट ही इमेटेरियल हो गया। कोई भी बोल दे पैसे के लिए हम डन कर देंगे। तो जो मेरा जो मेन फैक्ट था वो क्या हो गया, इमेटेरियल होगा। एक मिनट, कहाँ गया ये, तो कह रहा बट stranger to consideration will be able to sue only if he is a party to a contract। कह रहा लेकिन जो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन होगा, थर्ड पर्सन जिसका कोई लेना देना नहीं है उसकी कंसिडरेशन से, या फिर तीसरा व्यक्ति, वो तभी केस कर सकता है अगर वो उस कॉन्ट्रैक्ट का कहीं पार्ट हो, वो उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई पार्ट हो तभी वो केस कर सकता है, वरना वो केस नहीं कर सकता। जैसे कि इस पे केस है चिन्नैया वर्सेस रमैया का केस, ध्यान से सुनना। कह रहा एक ओल्ड लेडी थी जिसने गिफ्ट के तौर पे उसकी जो प्रॉपर्टी थी अपनी बेटी को दी थी डी को, अंडर द डायरेक्शन दैट शी शुड पे हर आंट। उसको क्या बोला गया कि भैया देख मैं प्रॉपर्टी तेरे को दे रही हूं, लेकिन तू अपनी मासी को उसका जो पैसा है कुछ ना कुछ पैसा देती रही। वो आंटी कौन थी, पी, सिस्टर ऑफ ओल्ड लेडी। कुछ समझ आई मेरी बात, मतलब देर इज अ मम्मी, देर इज अ मम्मी, ये इसकी बेटी एंड देर इज ऑल्सो अ मासी। जो बेड पे लेटी है, इसने बोला मैं तेरे को प्रॉपर्टी दे रही हूं लेकिन हर महीने अपनी मासी को तू कुछ ना कुछ देती रही हो। उसने कहा ठीक है। उसी दिन डी एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद पी, तो इन दोनों का एग्रीमेंट बन गया कि अब इसको पैसा देती रहेगी। बाद में डी ने क्या किया, रिफ्यूज टू पे द अमाउंट टू प्ली दैट नो कंसिडरेशन हैज मूव फ्रॉम पी टू डी। इसने इसको पैसा देने से मना कर दिया। तो P was entitled to maintain a suit as consideration had moved from the already sister of P daughter। फिर इसने इस पे केस कर दिया। तो यहां पर थर्ड पार्टी कौन है, थर्ड पार्टी इज P और मेन पार्टी कौन थे, ये दोनों। तो ये तभी केस कर सकती है जब इस कॉन्ट्रैक्ट में ये भी शामिल हो। तो भैया इसको प्रॉपर्टी मिली तभी थी ना जब ये इसको पैसा देती। तो दैट इज चिन्नैया वर्सेस रमैया केस। समझ आए बेटा मेरी बात, केस समझ आया नहीं आया। हाँ बच्चों, बच्चों केस समझ आया। सर फिर केस में सर वो पैसे नहीं देगी ना। नहीं केस में पैसा देगी, क्यों नहीं देगी भाई। अब मतलब कि सर उसके बाद इसने इसे केस कर दिया तो सर केस में तो यही होगा ना कि इन दोनों ये थर्ड पार्टी है। हाँ तो थर्ड पार्टी दे सकते, तभी तो लिखा हुआ है कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। अदर पर्सन से भी हो सकता है, लेकिन वो अदर पर्सन कब केस कर सकता है, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन,
जब वो उस केस में इन्वॉल्व हो, मतलब उस डीड में इन्वॉल्व हो। भैया छोटी सी बात देख, ठीक है सर। इसकी माँ ने बोला मैं प्रॉपर्टी तभी दूंगी जब तू मेरी बहन को देखेगी, तो इसकी बहन को इसने देखना बंद कर दिया, तो बता इसकी माँ से प्रॉपर्टी छीन लेगी नहीं लेगी? छीन लेगी सर। छीन लेगी, लेकिन इसकी माँ मर चुकी थी, अब हाँ छीन जी तो सर। सकती नहीं है, लेकिन इसको इस एग्रीमेंट कर रहे हैं पता था, तो इसने इस पे केस कर दिया कि भैया ये मुझे पैसे नहीं दे रही। तो कोर्ट ने बोल दिया कंसिडरेशन में फ्रॉम प्रॉमिस एनी अदर पर्सन, तो यू हैव टू पे द मनी टू योर आंट। क्लियर? ओके सर। नेक्स्ट पढ़ रहा हूं, अब मेन पॉइंट है स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। बेटा स्ट्रेंजर समझते हो? सर अनजान। अनजान बंदा। ए ने बी को बोला मैं तुझे गाड़ी बेचना चाहता हूँ, बी ने बोला हाँ भाई मैं खरीदूंगा, सी केस कर रहा है ए पर, हो सकता है पॉसिबिलिटी? दोबारा बोल रहा हूँ, ए ने बी को बोला कि मैं तेरे को गाड़ी बेच रहा हूँ, बी ने बोला मैं खरीदूंगा, सी केस कर देता है ए के ऊपर। सी का तो कोई रोल ही नहीं है ना, तो इस तो वही तो एग्रीमेंट कह में रहे हैं स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला गया वही पढ़ना हमें, देखो कह रहा है इट इज अ जनरल रूल ऑफ लॉ ओनली पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट में sue एंड बी sued ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा है सिर्फ पार्टीज तो कर सकती है, मतलब ए बी पे कर सकता है या बी ए पे कर सकता है। इसी रूल को क्या बोला जाता है? डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस रूल को क्या बोला जाता है? डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी। तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? रिलेशनशिप सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज पार्टीज। हु हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। ए ने बी को बोला, या फॉर एग्जांपल मैं मेरे और तुम्हारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना कि तुम मुझे पैसे दोगे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, पर तेरा दोस्त आके मेरे पे केस कर रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हम दोनों जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए दैट इज कॉल्ड प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इट implies a mutuality of will and creates a legal bound or tie between parties to a contract। कह रहा है एक म्यूचुअलिटी विल होता है, मतलब अपनी इच्छा से हम लोग एंटर कर रहे हैं, अपने आप ही एक लीगल रिलेशनशिप बनाता था दो पार्टीज के बीच में। क्लियर? समझ आ गई मेरी बात? तो यस कहानी सर। यहां पर क्या समझे कि स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट क्या नहीं कर सकता? केस नहीं कर सकता। ठीक है, तो कह रहा है कॉन्सिक्वेंसेस क्या है डॉक्टर प्रिविटी के? हमने कहा दो कॉन्सिक्वेंसेस है। पहला, अ पर्सन हु इज नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू। कह रहा है जो पर्सन पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है वो स्यू नहीं कर सकता अपन इट इवन दो द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर हिज बेनिफिट, जब तक उसकी बेनिफिट के लिए ना हो। जैसे कि अभी चन्नैया वर्सेस रमैया केस में देखा, वैसे अगर देखा जाता तो वो जो मासी थी वो केस नहीं कर सकती थी, लेकिन वो उस कॉन्ट्रैक्ट का फायदा उसको मिल रहा था, इसलिए और प्लस कंसिडरेशन का मामला भी था, इसलिए उसने केस कर दिया। क्लियर? क्लियर बच्चों? बोल लो बच्चों। आगे देखेंगे। तो कह रहा कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट कन्फर राइट्स और इम्पोज ऑब्लिगेशंस arising under it or any person and other than parties to it, thus if there is a contract between a b c cannot enforce it। वो क्या कह रहा? अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी को कोई हक नहीं दे रहा, ऑब्लिगेशन नहीं दे रहा तीसरे पार्टी के लिए, तब तक वो पार्टीज किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकती और ना ही किसी के ऊपर केस कर सकती है। क्लियर? इसके ऊपर एक केस है, देखो एस ने एक टायर खरीदा किससे? डनलॉप रबड़ कंपनी से, और उसको डी को बेच दिया। अ सब डीलर हु एग्री विद एस नॉट टू सेल दीज टायर्स बिलो डनलॉप लिस्ट प्राइस। तो वहां पर जो
एस ने जो टायर खरीदा था डनलप रबर कंपनी से, डी को बेचा, तो वो एग्री था कि मतलब डनलप को ये पता था कि जो एस है वो डनलप की लिस्ट प्राइस से नीचे नहीं बेच सकते तुम टायर उसका। टू पे डनलप 5 पाउंड एज डैमेज ऑफ एवरी टायर, कह रहा अगर कोई भी टायर डैमेज होगा तो 5 पाउंड उस पर तुम्हें मिल जाएंगे। डी समझ गया। एक मिनट, डैमेज इज एज एवरी टायर अंडर सोल्ड, मतलब डैमेज अगर तुमने कम रेट पे बेचा तो तुम्हें 5 रुपए का नुकसान जो भी होगा तुम्हें झेलना पड़ेगा। डी सोल्ड 2 टायर्स एट लेस देन लिस्ट प्राइस, देयर अपर डनलप कंपनी सूड फॉर हिम फॉर ब्रीच, डनलप कंपनी ने डी पे केस कर दिया। तो डनलप कुड नॉट मेंटेन द सूट एज इट वाज स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। बेटा मुझे एक बात बताओ, मेन कहानी किसके और किसके बीच में हुई? एस के और डीलर के बीच में डनलप ब्रदर के। मतलब डनलप के बीच में हुई, और नहीं, टायर बेचा किसको? टायर डी को। एस ने डनलप से टायर खरीदा और डी को बेच दिया। बेच दिया। डी सब डीलर था, है ना? और एस और डनलप के बीच का क्या था कि अगर तुम डनलप के बीच, अच्छा एस ने डी को ये बताया, देख भाई डनलप का ये लिस्ट प्राइस है, अगर तू इससे नीचे बेचेगा तो हमें हर टायर पे 5 रुपए देना पड़ेगा। लेकिन डी ने क्या किया, 2 टायर डनलप के रेट से बेच दिए। तो मुझे बताओ उस पे केस कौन कर सकता है? डनलप की एस? एस एस कर सकता है, डनलप का तो कोई लेने देना ही नहीं है। डनलप और को ना कोई ही ज्यादा डनलप बेच को, सकती है। हाँ तो ना ही डनलप को हमने इस कॉन्ट्रैक्ट के बीच में घुसेड़ा। हमने तो डी को बोला देख भाई अगर तू कम में बेचेगा तो मुझे डनलप को पैसे देने पड़ जाएंगे। लेकिन डनलप को ये बात तो पता ही नहीं कि हम किसको बेच रहे किसको नहीं बेच रहे। तो डॉक्टर ने प्रीवीटी क्या कहता कि कोई भी अगर स्ट्रेंजर बंदा होगा वो केस नहीं कर सकता जब तक हम लोग उसको उस कॉन्ट्रैक्ट में ना घुसेड़े। क्लियर पॉइंट? यस सर। ठीक है, अब समझना क्या डनलप केस कर सकता है? एक्सेप्शन, कि कब कब स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट में केस कर सकते हैं। ये एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं हम। कैन नॉट सू का मतलब वैसे तो स्ट्रेंजर जो है उस केस नहीं कर सकता, लेकिन ये एक्सेप्शन है जहां जहां वो केस कर सकता है। क्लियर? पहला ट्रस्ट, दूसरा मैरिज सेटलमेंट या फिर पार्टीशन या फिर फैमिली अरेंजमेंट, या फिर एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल, असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट, कोविनेंट रनिंग विद लैंड। तो ये कुछ पॉइंट है जहां पर तुम केस कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 केसेस। पहला क्या है? ट्रस्ट। बेटा ट्रस्ट समझते हो? ट्रस्ट समझते हो? ट्रस्ट, विश्वास भरोसा, ट्रस्ट मतलब भरोसा, लेकिन वो जो ट्रस्ट चलते नहीं चैरिटी ट्रस्ट, वो वाला ट्रस्ट ये है। वो वाला ट्रस्ट है। कह रहे एक पर्सन जिसको बेनिफिशियरी बोला गया, इन हुज फेवर a trust or other interest in some specific immovable property has been created can enforce it even though he is not a party to a contract। तो अगर कोई पर्सन जिसके फेवर में किसी ट्रस्ट ने कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी या कुछ भी रखा हो, क्रिएट किया हो, चाहे वो बंदा उस पार्टी के ना हो, फिर भी उसको देना पड़ जाता है। जैसे कि ए हैड अ सन एस ए का एक बेटा था ऐसे नाम का, बी की एक बेटी थी डीबी नाम की। ए एग्रीड विद बी, ए ने बी के साथ एग्री किया कि कंसिडरेशन के तौर पे मैं डीबी की शादी ऐसे से करवा दूंगा, डीबी को ऐसे शादी करवा दूंगा। ए वुड पे टू डीबी, ए जो है वो डीबी को कुछ पे करेगा। हिज डॉटर इन लॉ 500 रुपए अ मंथ ऑफ परपेट्यूटी। उसने क्या बोला
ए ने बोला बी को, देख मैं अपने बेटे की शादी तेरी बेटी से करवा रहा हूँ, तो मैं तेरी बेटी को 500 रुपए हर महीने दूंगा। कब तक? जब तक मैं जिंदा हूँ। ठीक है, परपेचुटी मतलब जिंदा जब तक हूँ। ही क्रिएटेड अ चार्ज ऑन सर्टन प्रॉपर्टीज फॉर द पेमेंट and conferred power on DB to enforce it. Held DB although no party to the agreement. क्या DB इस पार्टी का हिस्सेदार है? क्या इस केस में ये जो कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में बना? बेटे कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में बना? ये कॉन्ट्रैक्ट बना ए और बी के बीच में। ए ने बी को बोला कि मैं अपने बेटे की शादी तेरी बेटी से करवाना चाहता हूँ, अगर हो जाएगी तो मैं तेरी बेटी को हर महीने 500 दूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। तो उस केस में क्या हुआ, वो चार्ज क्रिएट होगा कि भैया 500 रुपये मिलेंगे। तो अब डीबी को पता चला बाद में, अब डीबी क्या बोल रही है, भैया पैसे दो। हेल्ड डीबी ऑल्सो नो पार्टी टू एग्रीमेंट, लेकिन डीबी तो उस एग्रीमेंट का हिस्सा ही नहीं थी। लेकिन क्लियरली बोला गया जितना भी पैसा बचा होगा वो सारा पैसा डीबी रिकवर कर सकती है, क्योंकि दैट इज अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्शन, कि जहां पर अगर कोई बेनिफिशियरी है, अगर वो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है भी नहीं, लेकिन उसके फायदे के लिए अगर कोई बात हो रही है, तो ही वुड रिकवर दिस अमाउंट फ्रॉम एनीबडी। क्लियर? तो ये केस किसका? ख्वाजा मोहम्मद वर्सेस हुसैनी बेगम। समझ आई मेरी बात? नेक्स्ट, मैरिज सेटलमेंट, पार्टीशन और अदर फैमिली अरेंजमेंट। देखो पहला एग्जांपल समझ लो छोटा सा, सुक्कू अमोल वर्सेस सुब्रमण्यम। दो भाई थे जिन्होंने पार्टीशन किया दो प्रॉपर्टी, एक जॉइंट प्रॉपर्टी का, और एग्री टू इन्वेस्ट इन इक्वल शेयर्स अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ देयर मदर। उसने बोला माँ का ख्याल रखना, दोनों एक बराबर का हिस्सेदारी देते हैं, दोनों बराबर की हिस्सेदारी देते हैं और मम्मी का ख्याल रखेंगे। तो हेल्ड शी वॉज एंटाइटल्ड टू रिक्वायर हर सन टू मेक द इन्वेस्टमेंट। तो अब वो क्या चाहती है, वो एंटाइटल्ड है, उसको जरूरत है अपने बच्चों की कि भैया वो इन्वेस्ट करे इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि ये मैरिज, पार्टीशन और फैमिली अरेंजमेंट की जब भी बात आती है, तो वहां पर भी जो थर्ड पार्टी होती है, अगर वो इंक्लूड नहीं होती तो ही और शी विल sue ऑन दिस पार्टी। जैसे यहाँ पर लिखा व्हेन एन अरेंजमेंट इज मेड इन कनेक्शन विद द मैरिज, अगर ये बात मैरिज के लिए हो या पार्टीशन के लिए या फिर कोई भी फैमिली अरेंजमेंट के लिए हो, तो प्रोविजन यही बनाया गया है कि जिस पर्सन को बेनिफिट मिलेगा, ही मे sue ऑल्दो ही इज नॉट अ पार्ट टू द एग्रीमेंट, चाहे वो उस पार्टी के एग्रीमेंट में ना हो तब भी वो sue कर सकता है। क्लियर? समझ आई बेटा मेरी बात? नेक्स्ट देखेंगे, एक्नॉलेजमेंट और स्टेपल। एक्नॉलेजमेंट का मतलब जब तुम्हें पता होना, पहले एग्जांपल को समझ लो, तुम्हें सारी बात समझ आ जाएगी। ए रिसीव सम मनी फ्रॉम टी, ए को कुछ पैसा मिला टी से कि भैया तू पी को भरती हो। ए एडमिट ऑफ दिस रिसीट टू पी, पी कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम ए हु शैल रिगार्ड एज द एजेंट ऑफ पी। सिंपल सा फंडा क्या था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसके बीच में? टी और ए के बीच में। ए ने टी को क्या बोला, ये पैसे पकड़ पी को दे दियो, लेकिन यहाँ पर एक एक्नॉलेजमेंट रिसीव करी और ए ने पी को बोल दिया, वो रिसीट भेज दी, कह रहा भाई देख ये जो रिसीट है इससे तू टी से पैसा ले लियो, दैट इज मींस एक्नॉलेजमेंट। यहाँ क्या बोला गया, जब प्रोमिसर अपने किसी एक्ट के थ्रू या एक्नॉलेज के थ्रू या फिर किसी भी तरीके से अपने आप को एज अ एजेंट कॉन्स्टिट्यूट कर देता है या थर्ड पार्टी का एजेंट, अब बाइंडिंग ऑब्लिगेशन इज देयर बाय इनकर्ड बाय हिम टुवर्ड द थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी के लिए भी जिम्मेदारी इसी की बन जाती है। तो अगर पी को उसने बोल भी दिया कि देख भाई ये रिसीट ले ले, पैसा ले लियो, लेकिन जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखेंगे, असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। असाइनमेंट का मतलब होता है एक तरीके से ये भी वही है, किसी का अधिकार देना या फिर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना कह सकते हो। जैसे कि बी ने ए को एक पर्ची दी
कि मैं तेरे को पैसे दे दूंगा 2 महीने के बाद। ए ने क्या किया, यही पर्ची उठा के सी को दे दी कि भैया ये पर्ची पकड़, तू इससे पैसा ले ली। सी ने क्या, यही पर्ची उठा के जेड को दे दी, तो सी ने बी जेड को कहा, भाई तू इससे ले लियो। हवाला डालना, समझ आई मेरी बात? तो द असाइनी ऑफ राइट्स कह रहा है जिसने भी अधिकार दिया या फिर बेनिफिट दिया इस कॉन्ट्रैक्ट में, नॉट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल कैन रीइंफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू द इक्विटीज बिटवीन द ऑर्डिनरी पार्टीज। कह रहा है वो उनके बीच में आता ही नहीं, ऑर्डिनरी पार्टी के बीच में। जिसके पास होगा वो क्या कर सकता है, उससे वसूल सकता है। तो द होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन रियलाइज द अमाउंट ऑन इट इवन दो देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हिम एंड द पर्सन लायबल टू पे। कह रहा है इसके साथ इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये बंदा इनको पैसे देगा ही देगा, क्योंकि उसके पास क्या है, वो रिसीट है। क्लियर बच्चों? यस सर। कह रहा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर एजेंट के थ्रू एंटर हुआ, जैसे कि LIC एजेंट। बेटा एक बात बता, अगर तू LIC एजेंट है, तूने मेरी LIC खोल दी, कल को भैया मेरे को पैसा वापस चाहिए, तो मैं तेरे को पकड़ूं या फिर मैं कंपनी को पकड़ूं? बता, तू एजेंट को पकड़ेगा कंपनी को पकड़ेगा? बोलो बच्चों। सर मुझे क्या बेटा? सर कंपनी को नहीं पकड़ेगा। बेटा देखो, मेन कहानी कंपनी की, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट क्या आता है, तू तो बोलेगा भैया मैं तो एजेंट हूं, मैं तो कंपनी के लिए काम करूँ, कंपनी के पास जाओ, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। तो जो प्रिंसिपल कैन एनफोर्स, अच्छा प्री चलो हो गया इंश्योरेंस, अब अगले महीने या अगले साल पैसा तू लेने आएगा, कंपनी लेने आएगी? बेटा इंश्योरेंस में क्या होता है, कंपनियां लेने आती है, समझा? किस्त लेने आएंगे। जैसे कि किस्त देने जाते हैं हम। क्लियर? यस सर। So the principal can enforce the contract enter into by his agent. The agent act with the scope of his authority and in the name of principal. तो एजेंट इसी तरीके से बताता है कि जैसे सारी अथॉरिटी उसी के पास है और वही उसका मालिक है। तो हम भी उसका शक्ल देख के करवा लेते हैं। लेकिन बाद में पैसा हमें कंपनी से ही रिकवर होगा या फिर कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर बेटा? नेक्स्ट, कोविनेंट रनिंग विद लैंड। कह रहा है इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, purchaser of land with notice that owner of the land is bound to certain condition or covenant created by an agreement affecting the land shall be bound by them, although he was not the part of the original agreement which contained condition or covenant. Covenant का मतलब पता है? कोविनेंट का मतलब यहाँ पर क्या आ जाता है कि कह रहा है कि अगर कोई भी जमीन के साथ कोई भी रीजन या लॉजिक या कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन अगर चल रहे हैं, तो उसको उसी रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। कह रहा अगर कोई बेचता भी है तो उसको उस बंदे को जवाब देना पड़ेगा जिसने ये सारे रूल्स बनाए हैं। क्लियर? नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, एंड अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन। बताओ, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है बिना कंसिडरेशन का, तो वो वैलिड है कि वॉइड है? वॉइड। वॉइड है। कह रहा है वैलिड है, एक्सेप्शन देखते हैं। वैसे हमने बोला वॉइड होता है, लेकिन हमने कहा कुछ एक्सेप्शन है। प्यार, लव एंड अफेक्शन, कह रहा है इसमें पैसा नहीं आता, सो दैट इज वैलिड। कह रहा है अपनी इच्छा से तुमने अपनी सर्विस के लिए कुछ पैसा दिया, दैट इज ऑल्सो वैलिड। टाइम बाद डेब्ट याद है? टाइम बाद डेब्ट याद है? भूल गए 3 साल वाला पैसे वाला? अच्छा शायद तुम्हें नहीं बताया होगा, बता देता हूँ। अगर किसी को हमने उधार दिया है पैसा और 3 साल तक उसका पैसा नहीं चुकता करते, तो पैसा देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि टाइम बाद डेब्ट हो जाता है और ना ही वो तुमसे रिकवर कर सकता है।
समझे? लेकिन तुमने वादा किया कि चलो मैं दे दूंगी। समझे बेटा मेरी बात? यस सर। नेक्स्ट, गिफ्ट। गिफ्ट भी क्या होता है? किसी का मांगने में मिलता है, ऐसे मिल जाता है, ऐसे मिल जाता है। तो कह रहा है गिफ्ट भी इसी तरीके से होता है, तो ये भी क्या है हमारा, वैलिड है। एजेंसी भी वैलिड होती है। यहाँ पर समझना, लव एंड अफेक्शन। कह रहा है जब कोई एग्रीमेंट बना जहां पर चाहे तुम लिख कर, राइटिंग और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट तुमने बनाए हैं, इज मेड एन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन पार्टीज, वो भी रिलेशनशिप में ही आ रहा है तुम्हारा आसपास, तो उस केस में कंसिडरेशन तो होता ही नहीं। तो अगर सीधे शब्दों में बताऊं, in simple words, a written or registered agreement based on natural love and affection between near relatives is enforceable even it is without consideration. जैसे कि एफ ने फॉर नेचुरल लव एंड अफेक्शन प्रॉमिस टू गिव हिज सन, उसने मेरे बेटे को बोला कि मैं तेरे को 1000 रुपए दूंगा। एफ पुट इज प्रॉमिस टू एस इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड इट, दिस अकाउंट। ऐसा बोला ठीक है मैं तेरे को दूंगा पैसे, साइन करके दे दिए। ये क्या है? कंसिडरेशन तो नहीं है, उसने बोला है कि मैं तेरे को दूंगा और दिए तो है नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा? ये वैलिड माना जाएगा, वरना वॉइड हो। नेक्स्ट, कंपनसेशन फॉर वॉलंटरी सर्विस। बेटा तूने सामान बचाया था उसका आंख से, सृष्टि, यस सर। तूने सामान बचाया था प्रिया का आंख से, तो तूने मांगी कि सृष्टि खुद देना चाहती थी? मैंने नहीं मांगा, प्रिया खुद देना चाहती थी। प्रिया खुद देना चाहती थी। तो दैट इज अ कंपनसेशन फॉर वॉलंटरी सर्विस। तुमने अपनी इच्छा से काम किया, उसके लिए कंपनसेशन मिल रहा है। तो हमने कहा देखो भैया ये भी कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि ए फाइंड बी पर गिव इट टू हिम, बी प्रॉमिस टू गिव ए 50 रुपए, ये कॉन्ट्रैक्ट। ए ने बी को ए सपोर्ट बी इन्फेंट सन, बी प्रॉमिस टू पे ए एक्सपेंस ऑफ डूइंग। भैया तू रास्ते में जा रहे थे, किसी का बच्चा बेहोश पड़ा, उठा के हॉस्पिटल ले गई, उस बंदे ने तेरे को पैसे दे सर दिए। साउंड ग्लिच कर रही है थोड़ा सा। क्या चीज बेटा? सर साउंड मिक्स हो रही है थोड़ी। मिक्स हो रही है? सर ग्लिचिंग हो रही है। एक सेकंड, अब बता। अब ठीक है सर। हाँ ठीक है बेटा, देखो। हाँ तो मैंने क्या बोला, भैया तू रास्ते में जा रहा था, तेरे को कुछ मान ले किसी का मोबाइल पड़ा हुआ मिल गया, तूने क्या किया? उसको फोन करके वापस कर दिया। तूने वापस किया, उसने तेरे को 1000 रुपए देने का वादा किया। तो हमने कहा ये भी कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि इसमें तुमने मांगा नहीं, उसने सामने वाले ने खुद ऑफर किया। क्लियर? दैट इज द कंपनसेशन फॉर वॉलंटरी सर्विसेज। So A promised to compensate wholly or in part a person who has already voluntarily done something for promiser is enforceable even though without consideration. उसने कोई काम किया, अब बेटा उसने 50 रुपए देने का वादा किया, दे ना दे दैट इज डिफरेंट मैटर। क्या तूने 50 रुपए कमाने के लिए उसका पर्स दिया? क्या तूने अपना खर्चा निकालने के लिए किसी के बच्चे की जान बचाई? नहीं ना। तो यहाँ पर ये पॉइंट ये अराइज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉमिस टू पे टाइम बाय डेट। मैंने अभी क्या बताया, जैसे देखो एग्जांपल देखो यार, डी ने सी से उधार लिया था 1000 रुपए, लेकिन डेट इज, ये बर्ड बेयर्ड होगा बेटा, एक सेकंड। द डेप्ट इज बार्टेड बाय द लिमिटेशन एक्ट। कह रहा है लिमिटेशन एक्ट के चक्कर में जो डेप्ट है ये खत्म हो गया, बेयर्ड का मतलब खत्म हो गया। तो डी ने लेटर लिखा, डी साइन अ रिटन प्रॉमिस टू पे सी 500 रुपए ऑन अकाउंट ऑफ डेप्ट देयर इज कॉन्ट्रैक्ट। डी ने खुद बोला कि चल मैं तेरे को 500 रुपए दे दूंगा। समझे बेटे मेरी बात? वो तो खुद बोला, वो दे देगा ठीक, कॉन्ट्रैक्टर नहीं देगा, उसकी मर्जी। क्लियर? समझ आया बच्चों? यस सर। तो यहाँ लिखा है ना, अ डेप्ट इज बियर्ड बाय लिमिटेशन इफ इट रिमेन्स अनपेड और अनक्लेम्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। कह रहा है या तो तुमने दिया ना हो, या तो उसने बंदे ने मांगा ही ना हो 3 साल तक, तब ये डेप्ट क्या बन जाता है? लीगली इरिकवरेबल होता है, वो रिकवर नहीं कर सकता। समझे बेटा मेरी बात? लो बच्चों,
यहाँ पर ये हमारा कंसिडरेशन का चैप्टर खत्म होता है। कोई डाउट है तो मुझे बताओ। ना बेटा, कोई डाउट है इस चैप्टर में तो उसकी पीडीएफ में भेज देते, एक बार इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक पढ़ेंगे, और ज्यादा नहीं, इसके थोड़े से टॉपिक रह गए हैं और जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे टॉपिक भी। कंसिडरेशन पूरा टॉपिक खत्म। कंसिडरेशन में यही है, इसके अंदर अगर तुम्हारे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा कंसिडरेशन में पूछा जाएगा, एक तो ये आएगा अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन वाला, एक्सेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड। ये सारे पॉइंट्स ऐसे एक्सप्लेन करके लिखने होंगे। हाँ बेटा, तभी तो मैंने एक्सप्लेन करा है नीचे, ठीक है। या तो तुमसे ये पूछा जाएगा, दूसरा क्वेश्चन कहाँ गया, वैसे बोला था नो स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, लेकिन एक्सेप्शंस क्या है, देयर इज एक्सेप्शंस। तो ट्रस्ट ये सब तुम्हें लिखना पड़ेगा। क्लियर? तो बेटा आज की क्लास यहाँ खत्म होती है, मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। अच्छा बच्चों, सुनो 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 सुनो, टेस्ट की बोली थी आपने। एक सेकंड।